हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश कुमार और आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि एक फाइनेंस के स्टूडेंट्स या अकाउंटेंट के पर्सन को बेसिक नॉलेज रखनी चाहिए। तो सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी में जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है अपना डेटर। तो मैं सिंपल भाषा में अगर बात करूं, डेटर क्या होता है। डेटर एक व्यक्ति या कोई कंपनी आपने जिसे उधार माल बेचा है। सपोज आपकी कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड और आपने ABC कंपनी लिमिटेड को 5 लाख रुपए का उधार माल बेचा। तो XYZ लिमिटेड आपकी क्या हुई, डेटर हुई। XYZ लिमिटेड को आपने माल बेचा है, आपकी कंपनी है ABC लिमिटेड। आपने ABC लिमिटेड से XYZ लिमिटेड को 5 लाख रुपए का माल उधार बेचा। तो XYZ लिमिटेड आपकी कंपनी के लिए डेटर हुई। तो डेटर मीन्स ए पर्सन or a firm or a company which owes amount to the enterprises on the account of credit sale of goods or services। यानी कि आपने XYZ लिमिटेड को 5 लाख रुपए का उधार माल बेचा था, तो XYZ लिमिटेड आपकी कंपनी के लिए डेटर हुई। अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम इज ए डेट। अनदर टर्मिनोलॉजी इज क्रेडिटर। क्रेडिटर जो होता है वो डेटर का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या हुआ था, पुराने केस में आपने ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को 5 लाख रुपए का उधार माल बेचा था। सपोज अब ABC लिमिटेड ने किसी ए कंपनी से 5 लाख रुपए का उधार माल खरीदा। अब ABC लिमिटेड ने 5 लाख रुपए का माल यहाँ पे खरीदा है, तो ए लिमिटेड जो है वो ABC लिमिटेड के लिए क्रेडिटर हुई क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है। पुराने केस में हमने क्या किया था, उधार माल बेचा था। अगर हम उधार माल बेचते हैं तो सामने वाला हमारे लिए डेटर होता है, और अगर हम उधार माल खरीदते हैं तो सामने वाला पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर मीन्स ए पर्सन और ए फर्म और ए कंपनी owes amount to the enterprises on the account of purchase of goods and services. Another terminology is assets। बेसिकली असेट्स क्या होते हैं, असेट्स जो कि आप किसी बिजनेस में यूज करते हैं, या आपका अगर सर्विस का कारोबार है तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में यूज करते हैं, वो आपकी असेट्स होती है। असेट्स आर प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स owned by an individual or a business to which money value can be attached। In simple or other words, anything which will enable the firm to get cash or a benefit in the future is an assets। assets यानी कि संपत्ति। संपत्ति कई प्रकार की होती है, जैसे कि फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स और वेस्टिंग असेट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स असेट्स के बारे में। फिक्स असेट्स वो असेट्स होती है जो कि बिजनेस में लंबे समय के लिए यूज होती है और उसको इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सपोज आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है और आपने कोई मशीन खरीदी हुई है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो मशीन आपके बिजनेस के लिए फिक्स असेट्स हुई। या आपका कोई रेंटल रेंटल का कारोबार है, आप प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, तो जो प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे रहे हो वो प्रॉपर्टी आपके लिए फिक्स असेट्स हुई। तो assets which are purchased for long-term use and not likely to be converted quickly into cash, such as land, building, building suppose property जो कि आप रेंट पे दे रहे हो, एंड इक्विपमेंट यानी कि मशीन जो आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, तो वो हमारे फिक्स असेट्स होते हैं। दूसरा होता है हमारा करंट असेट्स। करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं अगर हम उनको बेचकर अपने आने वाले विद इन 12 मंथ्स में कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेरे करंट असेट्स होते हैं। सपोज जैसे कि एग्जांपल डेटर, मेरे कोई मेरा स्टॉक या कैश, ये मेरे करंट असेट्स होते हैं क्योंकि मैं इनको 12 मंथ के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ इन कैश में। तो कैश एंड अदर असेट्स
that are expected to be converted to cash within a year called current assets. तीसरा होता है हमारा टेंजिबल एसेट्स। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको आप छू सकते हो, यानी कि जिनका कोई फिजिकल फॉर्म होता है, यानी कि उनका कोई अपना अस्तित्व होता है, उसको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स इज एन एसेट्स दैट हैज ए फिजिकल फॉर्म, जिनका अपना अस्तित्व है। टेंजिबल एसेट्स इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, buildings and land, and current assets such as inventory। इसका मतलब हुआ टेंजिबल एसेट्स में दोनों तरीके की संपत्ति आ जाती है, फिक्स एसेट्स भी और करंट एसेट्स भी, दोनों हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। क्योंकि मैं अपने स्टॉक, कैश और अपने डेटर जो कि मेरे करंट एसेट्स हैं, या मशीन जो कि मेरी फिक्स एसेट्स है, उन दोनों को टच कर सकता हूँ, दोनों का अपना अस्तित्व है, इसलिए हम उनको टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरा इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स को अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, जिनको मैं छू नहीं सकता, जिनका उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, दैट इज नॉन फिजिकल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉन फिजिकल एसेट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल एंड ब्रांड रिकॉग्निशन आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अगली टर्मिनोलॉजी जो मेरी है वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स आर दोज असेट्स which have a limited life, therefore decrease in value over a period of time. Wasted assets is often used until there is nothing left. Wasting assets is also referred to as consumed assets. Examples of wasting assets are natural gas, oil, timber and coal. Another terminology is liabilities. अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो लायबिलिटी वो होती है जो आपको किसी व्यक्ति को या किसी बिजनेस मैन को या किसी बिजनेस को आपको पे करनी है। सपोज एग्जांपल, आपने कोई उधार माल खरीदा तो आपको उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे, तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या हुई, लायबिलिटीज। या आपने कोई लोन लिया है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बड़े स्केल पे ले जाने के लिए, तो वो लोन आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए क्या हुई, लायबिलिटीज हुई। लायबिलिटी का मतलब होता है जो कि आपको किसी व्यक्ति या किसी बिजनेस को पे करना है, वो हमारी लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज मींस अमाउंट which the business owes to the outsiders, that is accepting the proprietors। मतलब कि जो मेरी कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल जो मेरी है वो तो मुझे किसी को पे नहीं करनी, तो इसलिए तो जो मेरी कैपिटल है उसको छोड़कर जो कि मेरे को आउटसाइडर्स को पे करनी है, वो मेरी लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज का एक इक्वेशन भी होता है, लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। जो मेरी लायबिलिटीज है मैं उसको दो भागों में डिवाइड कर सकता हूँ, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो कि नाम से पता चलता है, यानी कि लंबे समय की लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज मतलब छोटे समय की लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मेरी वो होती हैं जो मेरे को आने वाले 12 मंथ के बाद पे करनी है। आज है 31 दिसंबर 2020, तो जो लायबिलिटीज मेरे को 31 दिसंबर 2021 के बाद पे करनी है, यानी कि 12 मंथ्स के बाद पे करनी है, वो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। जो लायबिलिटीज मेरे को 31 दिसंबर 2021 से पहले पे करनी है, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, वो मेरी करंट लायबिलिटीज है। तो हम देखेंगे अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब, long term liabilities are financial obligation of a company that become due more than 1 year. In accounting, they form a section of the balance sheet that lists liabilities not due within the next 12 months। जैसे कि मैंने बताया कि जो लायबिलिटी आगे के 12 महीने के बाद 12 महीने के बाद पे करनी है, वो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इंक्लूड्स डिवेंचर, loan, deferred tax liabilities, and pension obligations।
करंट लायबिलिटीज, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो लायबिलिटी मेरे को 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी, वो मेरी करंट लायबिलिटीज होती है। तो अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू क्रेडिटर्स विद इन 12 मंथ्स और आर करंट लायबिलिटीज। फ्रेंड्स, ये थी हमारे कुछ फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी। अगली वीडियो में मैं आगे की इनकी जो टर्मिनोलॉजी है उनको डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड थैंक यू।